गुड मॉर्निंग बच्चों। करे शुरू। अरे कैसे स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलो बच हाँ भाई। नहीं देखो, हाथ दो तरीके से जोड़े जाते हैं। एक तो है कि भैया हमें माफ कर दो हमारे से गलती हो गई, जो हमने तुम्हारे यहाँ ज्वाइन कर लिया था। और एक दूसरी सेंस में, अच्छा, स्वागत में हाथ जोड़े। नहीं, पूछ लेना चाहिए ना भाई। मान लिया कोई इंसान कभी परेशान हो, किसी को मनाने से पहले पूछ लेना चाहिए कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। नहीं, नाराज है या नहीं है, नहीं नाराज है या परेशान। नाराज है तो मनाया जा सकता है, परेशान है तो काहे छेड़े फिर। हाँ जी। तो बच्चों, जैसे ही हम अभी अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरे करने की ओर है, फाइनली मतलब हमारी एक यूनिट रह जाती है नेशनल इनकम वाली। ठीक है ना, सबसे बड़ी भी इन द सेंस कि ये मानो कि न्यूमेरिकल ज्यादा है उसमें, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, वो भी लास्ट वाले चैप्टर में। अदरवाइज 9 चैप्टर में कुछ नहीं है। 10th में थोड़ा है पढ़ने लायक, मतलब अच्छा खासा थोड़ा टेक्निकल है 10th का शुरू, जो 10th चैप्टर है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो टेक्निकल है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 11th में कोई टाइम नहीं लगेगा। 11th में मेरे को जस्ट आपको एक फ्रेमवर्क देना है। नहीं, 11th जहाँ पे हम वो ग्रोथ, हालांकि वो ट्वेल्थ का फंडामेंटल है, वो नहीं आया तो फिर 12th नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, फिर 12th में टाइम लगेगा, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट भी है और उसमें न्यूमेरिकल्स भी है। हाँ, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल और छोटी छोटी सी डेफिनेशन, पिद्दी पिद्दी सी। ठीक है। हाँ जी। चलो बात करते हैं बच्चों, ये आगे का हमारा फ्रेमवर्क रहेगा। फिलहाल आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के रिवीजन की, और देन अगर टाइम बचा, जो कि शायद बच जाएगा, तो नेक्स्ट वाले चैप्टर की हम मतलब शुरुआत तो कर देंगे। ठीक है, चलो जी। भाई साहब इधर देखिएगा आप। चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड, और हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में, दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में, इन्हीं के बारे में पढ़ना है बस। ठीक है ना। फ्लो क्या है इस चैप्टर का, कि पहले एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे क्या पागल हो गया, कि पहले एक्सेस डिमांड को रिवाइज करेंगे, देन उसकी वजह से क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप, उसको रिवाइज करेंगे, देन इसके रीजंस क्या है उनको देखेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक हो जाएंगे। फिर हम डेफिशिएंट डिमांड देखेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, उसका गैप कौन सा क्रिएट होता है, कौन सा गैप क्रिएट होता है, डिफ्लेशनरी गैप, और ये डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस क्या होते हैं, है ना, ये टॉपिक है ना। और कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ा मैंने। और फाइनली एक टॉपिक पढ़ेंगे कि ये जो एक्सेस डिमांड है और ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, इनको कैसे सही किया जा सकता है ना, मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। उसके भी 2 तरीके होते हैं। एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के भी 2 बच्चे होते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी और एक रेवेन्यू पॉलिसी। कलेक्टिवली जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बजटरी पॉलिसी। और ये कौन बनाती है, गवर्नमेंट। अच्छा, मॉनेटरी कौन बनाती है, पीआई, है ना। मॉनेटरी के भी 2 बच्चे होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के फर्दर कितने बच्चे, 5 है क्या, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलआरआर। एलआरआर के फिर 2 बच्चे, क्या कमाल बच्चे हो आप। ठीक है ना। और क्वालिटेटिव के कितने बच्चे, 3 बच्चे। पहला बोलो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, क्रेडिट राशि। बच्चों मजे मजे में देखो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो हो तो गए, ये मैं कुछ और बोल रहा हूँ अभी। मैं कह रहा हूँ कि जब से भी आप मतलब पढ़ रहे हो, तो आपको शायद अंदाजा ना हो कि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ इन द सेंस कि बहुत सारी हेडिंग्स चल रही है ना। बच्चों ये सारी हेडिंग्स, ये पूरा विजुअलाइजेशन इतना आसान नहीं है, सारी चीजों को विजुअलाइज करना। होता क्या है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन अगला जो चैलेंजिंग टास्क होता है ना, कि उसे रिटेन करके रखना, रोक के भी तो रखना है ना, केवल भरना भरना नहीं है ना, कि भर के फिर वो निकल जाए, उसे रोक के भी रखना है। ठीक है। आज अगर मैं आपको बात करूं रेवेन्यू रिसीट्स की, तो क्या आपके माइंड में कुछ चल रहा है,
बजटरी रिसीट्स दो टाइप की होती है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के भी कितने बच्चे होते हैं? 9 बच्चे। कितने होते हैं? आजकल एक टॉपिक अभी हम पढ़ के आए किधर, स्टाफिंग में, उधर भी हम कितने बच्चे पढ़े? अभी हमने 9 बच्चे पढ़े। और यहाँ पे भी अभी हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिला करके 8 बच्चे, और फिर बच्चों के अंदर भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे अलग अलग चल रहे हैं, बच्चे बच्चे चल रहे हैं। हाँ जी, तुम्हारे माइंड में है कि नहीं है? अगर मैं पूछूं आपको कि रेवेन्यू रिसीट्स में जो नॉन टैक्स है, नॉन टैक्स के जो 9 बच्चों की आप बात कर रहे हो, आप बोल सकते हो एक बारी? पहला, वेरी गुड, इंटरेस्ट। दूसरा, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। चलो, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एस्चीट्स एंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स फॉर फ्री, और लास्ट स्पेशल। समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे तो नहीं लग रहा कि पुराना हम भूल जा रहे हैं, या थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल करोगे, मतलब अगर रिवीजन देखोगे तो हो जाएगा रिकॉल, ठीक है ना? जब भी हम छुट्टियों के बाद आएंगे, मतलब छुट्टी कितने दिन की होगी? मुश्किल से मुश्किल 3-4 नहीं, 3-4 दिन की। 3-4 दिन की। हाँ, उसके बाद आपका ना, जैसे मैं आपको क्या करा दूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट वाली यूनिट कराऊंगा, देन मैक्रो का क्या होगा, टेस्ट होगा, पूरी मैक्रो का टेस्ट होगा। तो आपको पहले बता रहा हूँ, जो रिवीजन आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़े हुए सो रहे हो सुबह सुबह, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही चलेगी क्लास, बस तुम्हारे घर पे चलेगी डेली। हाँ जी, हाँ, जिसकी नई वाली एप्लीकेशन नहीं चल रही वो अपनी चलवा के जाना। और लगभग लगभग 8 दिन का कार्यक्रम ही रहेगा हमारे। 8 चैप्टर हो चुके हैं ना, तो 8 दिन में 8 रिवीजन हमने करने हैं, ठीक है ना, अलग अलग चैप्टर के। तो मैक्रो गिरफ्त में हो जाएगी, उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना? और डेली की रिपोर्टिंग लूंगा मैं। हाँ, झूठ मूठ में कभी ऐसे बोला हाँ हमने देख ली, दोनों ही क्लासेस है, बिजनेस में भी और इधर इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है ना? वैसे ही जैसे उठते हो उठ के बैठ जाना आराम से, सत्संग चलेगा सुबह सुबह, मतलब वो आस्था चैनल हमारी एप्लीकेशन वाला खोल के बैठ जाना है और चलता रहेगा। चलो, जो भी है, कम टू द पॉइंट, रिवीजन पे आते हैं। बहुत इधर उधर की बातें कर चुके हैं हम। बात करते हैं बच्चों किसकी, चलो इंट्रोडक्शन की कर लेते हैं। वैसे मैं एक्सेस डिमांड शुरू करने वाला था। कह रहे कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम जो इनकम होती है, आउटपुट होता है, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे निकलता है, ठीक है ना? और हमने क्या भी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बताया कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी आ सकता है, अंडर फुल पे भी आ सकता है और ओवर फुल पे भी आ सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में, जहाँ पे हल्का सा चेंज ये है कि उधर तो हम मान के चलते थे कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि प्राइस में भी चेंज होगा। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों, जहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई। कौन से वाली एग्रीगेट सप्लाई से? कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड जब, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। और इस सिचुएशन में जो गैप क्रिएट होता है उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसको अगर इंग्लिश में बताना तो क्या बताएंगे हम? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन desired AD at full employment level and actual AD at over full employment में। ऊपर वाला गैप है कि नीचे वाला गैप है? ऊपर वाला गैप है, ये डिफ्लेशनरी गैप होता है। इन्फ्लेशनरी तो फिर नीचे वाला कौन होता है? ये किसकी वजह से होगा? कौन सी डेफिशिएंट डिमांड के केस में होगा? किसके केस में होगा? चलो मुझे बताओ, ये जो दो बुलेट और ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है, डिजायर्ड एडी की लाइन है, एक्चुअल एडी की डॉटेड वाली लाइन है, वो ऊपर जा रही है फुल एम्प्लॉयमेंट के, और जो गैप क्रिएट हो रहा है वो इन्फ्लेशनरी गैप हो रहा है। ये हो गया। बात करते हैं बच्चों किसकी? रीजंस की। रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्यों होती है, ज्यादा एग्रीगेट डिमांड क्यों हो रही है? बहुत सिंपल, बहुत आसान, वो 4 सेक्टर मॉडल को याद करो आप। वो जो 4 कंपोनेंट है उनकी 5 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? क्यों है? जब है तो 4 कंपोनेंट। अरे वो एक पूरा ना, एक्स माइनस एन
हेडिंग 2 है उसमें। बात करते हैं किसकी, फर्स्ट वाले की। कंजप्शन अगर ज्यादा होगा तो एडी ज्यादा होगी। कंजप्शन ज्यादा का मतलब है कंजप्शन दो तरीके से ज्यादा हो सकता है, तो करंट कंजप्शन ज्यादा हो सकता है या एडिशनल कंजप्शन ज्यादा हो सकता है। उसमें दो चीजें आती है, एक तो एपीसी और एक एमपीसी। अगर एपीसी ज्यादा होगी या एमपीसी ज्यादा होगी तो बच्चों एडी बढ़ेगी। अब कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, हमने पहले भी मल्टीप्लायर वाले चैप्टर में भी मल्टीप्लायर के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखा है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ये बच्चों आपका राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा दूसरा कंपोनेंट होता है उसका आई, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो फाइनली एडी ज्यादा होगी, बिकॉज एडी का कंपोनेंट कौन होता है, इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एडी या पार्ट ऑफ एडी। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, चाहे वो इंफ्रा पे करे चाहे वो एडमिन पे करे, ठीक है ना, रूटीन नेचर पे खर्चा ज्यादा करे मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे, दूसरा या कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, तो दोनों ही केस में अगर खर्चा करती है सरकार तो एडी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, बोले तो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट अगर हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे तो एडी ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। अगर इंपोर्ट क्या होंगे हमारे, कम होंगे तो एडी बढ़ेगा। बस सिंपल। अब मैं देखो इसमें क्या बताऊं, पढ़ा तो चुका हूं मैं बार बार, अब ये तो है नहीं कि पूरा बुलेट ही पढ़ के बताऊंगा, नॉर्मल आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दो हेडिंग और एक्स्ट्रा है, एक तो डेफिसिट फाइनेंसिंग और है रिडक्शन इन टैक्सेस। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट को डेफिसिट आता है, फिस्कल डेफिसिट, तो गवर्नमेंट उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए आरबीआई से लोन लेती है। आरबीआई इसको पूरा करने के लिए क्या करता है, न्यू करेंसी प्रिंट करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो न्यू करेंसी प्रिंट करेगा तो बच्चों क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जब लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो ये चीज है जिसकी वजह से फाइनली हमने वहां पे भी देखा था कि परमानेंट इन्फ्लेशन आती है जब तक वो मनी सर्कुलेशन हो रहा है, एडिशनल मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर सरकार टैक्स कम कर देगी या कुछ टैक्स क्या कर देगी, हटा देगी, तो उस केस में क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगी फाइनली। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक्सेस डिमांड का। तीन चीजों पे देखना है, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, प्राइसेस। आउटपुट पे कोई फर्क, बिकॉज हम ऑलरेडी किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पास कोई आइडल कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज जो है जितने है सबको काम मिला हुआ है, एक्स्ट्रा वो हो नहीं सकता। अच्छा, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो डिमांड हो रही है उसको हम फुलफिल तो कर नहीं सकते एक्स्ट्रा सप्लाई से, तो चीजों के, क्योंकि अभी सप्लाई क्या पड़ जा रही है, कम पड़ जा रही है, और डिमांड क्या हो जा रही है, सारे बच्चों को पता है जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो चीजों के रेट बढ़ते हैं, तो जनरल प्राइस लेवल क्या होंगे, बढ़े, जब तक एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल वाली है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं आ जाती फाइनली। इसका ऑपोजिट टॉपिक है बच्चों, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी जो एक्चुअल एडी होती है वो कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इससे कौन सा गैप क्रिएट होता है, इन्फ्लेशनरी का डिफ्लेशनरी। ये डायग्राम देखो, उसका डायग्राम नीचे से बन रहा है, उसमें ऊपर से बन रहा था, इसमें नीचे जो एक्चुअल एडी है एडी जीरो वो नीचे आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इट इज अ गैप बिटवीन डिजायर्ड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एक्चुअल एडी एट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। रीजन क्या है डेफिशिएंट डिमांड के, वही ऊपर वाले एक हेडिंग को कम करके वही है, बिकॉज डेफिसिट फाइनेंसिंग का कोई ऑपोजिट नहीं होता, बाकी सबका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। बिना देखे बोल सकते हो क्या, कंजप्शन उधर बढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट उधर बढ़ रही थी, गवर्नमेंट का खर्चा उधर बढ़ रहा था इधर, एक्सपोर्ट उधर बढ़ रहे थे इधर, और इंपोर्ट उधर कम हो रहे थे इधर, बढ़ेंगे तो कम होएगी। और फाइनली बच्चों उधर तो टैक्स रेट घटा दिए जा रहे थे, यहाँ पे बढ़ा दिए जाएंगे। हाँ बोलो ना, जब टैक्स रेट अगर बढ़ा दिए गए हैं तो उस केस में बच्चों मार्केट में क्या होती है, जो इनकम रहेगी वो कम होएगी, इनकम कम होएगी तो खर्चा कम तो एडी कम। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वही तीन चीजों पे। आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, आउटपुट कम हो जाएगा, बिकॉज अब तो किसके अंदर आ जा रहे हैं हम, अपनी कैपेसिटी के अंदर आ जा रहे हैं,
तो कम कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, प्राइसेस कब तक कम होंगे, जब तक एक्चुअल एडी डिजायर्ड एडी पे नहीं आ जाती, यानी कि हम इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चलती रहती है, ऐसे ऊपर नीचे, इसे चेन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन इफेक्ट, यानी कि डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये हो गया सारा। फाइनली ये टॉपिक को हम पहले भी कई बार देखा है, अभी फिर देख रहे हैं। वापस से मैं आपको जस्ट ऐसे रिकॉल करा देता हूँ, बिना देखे कर सकते हैं क्या, ठीक है, बाद में एक बार दिखा दूंगा कि देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे। फाइनली बच्चों, अगर हमें एक्सेस डिमांड को, डेफिशिएंट डिमांड को क्या करना है, सही करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक फिजिकल नहीं फिजिकल, अगर फिजिकल भाई इतना आगे नहीं जाने का, बाउंड्री क्रॉस हो जाएगा ना, फिजिकल तरीका है। फिजिकल पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसी होती है। हाँ बोलो, चलो अच्छा तुम पूरा बोल रहे हो, मैं आपका नॉर्मली पूछ रहा हूँ, तुम उसमें देख के बोल रहे हो, देख के मत बोलो ना। एक तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और एक रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कलेक्टिवली दोनों को क्या बोलेंगे, अच्छा बजट सरकार बना करके एक्सेस डिमांड को, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। मेरे को बता दो इन्फ्लेशन के टाइम पे, मतलब एक्सेस डिमांड के टाइम पे कैसा बजट बनाएगी, बोलो ना, कैसा बजट बनाएगी, सरप्लस बजट, जहाँ पे लोगों से कलेक्शन तो खर्चा कम होगा। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में कैसा बजट बनाएगी, डेफिसिट बजट बनाएगी, जहाँ पे खर्चा ज्यादा करेगी और कलेक्शन कम करेगी। ठीक है, अच्छा सिंपल, ये हो गई फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पे आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो बच्चे, एक क्वांटिटेटिव और एक, क्वांटिटेटिव के 5 बच्चे, बैंक रेट, हाँ लीगल रिजर्व रेशियो के भी, सीआरआर और एसएलआर, इधर 5th चैप्टर का एक पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा। बात करते हैं किसकी, क्वालिटेटिव की। फर्स्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज मोरल सुएशन एंड द लास्ट वन इज क्रेडिट राशनिंग, या जिसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोला जाता है। बताओ बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंट रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे, मतलब अब मैं दोनों साथ में कवर करके चलूंगा। एक्सेस डिमांड के केस में कैसा करेंगे, क्या करेंगे, इसमें बढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है ना पीछे की बैक प्रोसेस। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में रेट कम कर देंगे। अच्छा रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, इसे रीपर्चेज रेट बोला जाता है। जो किसके साथ किया था, बैंक रेट के साथ किया था, वही रेपो के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, रेपो रेट के साथ करेंगे। ठीक है ना, मतलब एक्सेस डिमांड के केस में रेट बढ़ा दिया जाएगा और डेफिशिएंट डिमांड के केस में रेट घटा दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर बच्चा बाप को लोन देता है, यानी कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है। अक्सर ये एक्सेस डिमांड को कोप अप करने के लिए यूज किया जाता है, और इस केस में हम ये रेट को बढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक जनता को लोन ना दे करके आरबीआई को देते हैं। डेफिशिएंट डिमांड के केस में वाइस वर्सा कर सकते हैं, लेकिन जनरली यूज किसके लिए होता है, एक्सेस डिमांड के लिए। बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, ओएमओ की। किसकी, कभी एग्जाम में से शॉर्ट एक्रोनियम्स आ जाए ओएमओ और तुम बोलो ये क्या है, पता नहीं, समझ में नहीं आया, ओएमओ बोले तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द टूल ओएमओ यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। तो समझ में आ जाएगा ना, कभी बोलो ये कौन सा आ गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, किसकी, सिक्योरिटीज की। कौन करता है, आरबीआई। किसके बिहाफ पे करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है ना, इससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, इन्फ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड के केस में सिक्योरिटीज बेची जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है, बिकॉज पैसा निकालना है, लोगों से पैसा आएगा। और डिफ्लेशन के टाइम पे यानी कि डेफिशिएंट डिमांड के केस में सिक्योरिटी अपनी बाय बैक कर ली जाती है और पैसा लोगों को दे दिया जाता है।
विद इंटरेस्ट उनका, ठीक है ना। उससे मार्केट में लिक्विडिटी जाती है, तो जो डिफ्लेशनरी गैप बना हुआ है इकोनॉमी के अंदर वो सही हो जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। और फाइनली एलआरआर बोले तो दो बच्चे, सीआरआर और एसएलआर। अपने पास कौन बनाना है? एसएलआर। सेंट्रल बैंक के पास कौन बनाता है? अच्छा, ये किसका फिक्स परसेंटेज होता है? नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का। हमारी लायबिलिटी है बैंक की लायबिलिटी? बैंक हमारी तो असेट है ना, जो हमने वहां पे जमा कराई है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। कमर्शियल बैंक की वो लायबिलिटी, तो उनका एक फिक्स परसेंटेज उन्हें रिजर्व्स बनाने होते हैं, कुछ किसके पास, कुछ अपने पास। जो उसके पास बनाने होते हैं सीआरआर, जो अपने पास बनाने होते हैं, अपने पास जो बनाने होते हैं वो अप्रूव्ड फॉर्म में बनाने होते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, इन्फ्लेशन के टाइम पे दोनों रेट में क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, और डिफ्लेशन के टाइम में दोनों रेट को कम कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे क्वांटिटेटिव क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। बात करते हैं क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव में क्या होता है बच्चों? पहला, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है? इट इज अ गैप बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर टू द बैंक। उसका जो बीच का गैप होता है उसे मार्जिन बोलते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे गैप को, मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर दिया जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट वन की, नेक्स्ट वन क्या है? मोरल सुएशन। ये जनरली एडवाइस होती है आरबीआई की, किसको? अपने बच्चों को, कि इन्फ्लेशन के टाइम पे, एक्सेस डिमांड के टाइम पे लोन ना दो, डिफ्लेशन के टाइम पे दो। और यही चीज जब स्पेसिफिक सेक्टर में होती है तो वो बन जाती है क्रेडिट राशनिंग या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कि जिन जिन सेक्टर में इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड हो रखी है उन सेक्टर में तो ना दो लोन, और बाकी जिनमें डेफिशिएंट डिमांड हो रखी है उनमें दो। इसी के साथ साथ बच्चों, हाँ, इसी के साथ साथ ये हमारा चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों? फिनिश हो जाता है। एक बार देख लो आप, एक बार ओवरव्यू देख लो कि यही चीजें हमने सारी कवर की है क्या। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की कौन सी पॉलिसी हो गई गवर्नमेंट की? एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इंक्रीज इन टैक्सेस, ये वाली कौन हो गई? ये रेवेन्यू पॉलिसी हो गई। दोनों को मिला करके क्या बनता है? बजट बनता है। थर्ड वाली कौन है? डिक्रीज इन द मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। ऐसी डेफिशिएंट डिमांड के केस में ए, बी और सी हेडिंग, ये फाइनल इसका चार्ट है। समझ में आती है बच्चों आपको बात? अभी हमारे पास काफी टाइम है, आधे घंटे का टाइम है, और अभी मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9। 2 मिनट का रेस्ट लेकर के।